Assalamu alaikum to the students of class 11th Commerce. I am here Khazar Muhammad Sheikh, senior lecturer, Commerce, with a lesson for 11th Commerce. The topic that I am going to discuss with you is bank reconciliation statement. प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप के जरिए से कल एक मैसेज मुझे मिली अपने बच्चों की तरफ, जिसमें फैज एंड अदर्स उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से जानकारी दी जाए। तो उनके जज्बात की कदर करते हुए मैंने भी आज इसीलिए ये लेक्चर जो है, टॉपिक जो है अपने लिए चुना, और इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इससे पहले कि मैं इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर रोशनी डालूं, इसके हवाले से बात करूं, मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, बच्चों को एक दो चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक है कैश बुक और दूसरा है पासबुक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कैश बुक जो है, इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री and in which we record the transactions after following the rules of debit and credit in chronological order। और कैश बुक के हवाले से आप ये भी जानते हैं कि इसमें दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम है और दूसरा बैंक कॉलम होता है। बैंक कॉलम इसलिए कि आजकल जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस दे आर रूटेड थ्रू द बैंक, तो इस तरह से कैश कॉलम डेबिट साइड में भी कैश कॉलम और बैंक कॉलम, इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी कैश कॉलम और बैंक कॉलम। और आप ये भी जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश जहां से भी हमें आए और उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो भी कैश हम रिसीव करते हैं उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो कैश पेमेंट करते हैं उसको हम कैश इस क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसी तरह से बैंक में जो हमारे अपने डिपॉजिट्स हैं वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा जो भी हमें ये कैश रिसीव होगा थ्रू बैंक, वो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। हमारे कस्टमर्स हैं या कोई दूसरा हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो वो पैसा हम मनी जो है हम बैंक कॉलम में शो करते हैं। इसी तरह से अगर हम पेमेंट्स करेंगे थ्रू बैंक, तो उसको हम क्रेडिट साइड में ये दिखाएंगे, क्योंकि दैट कैश गोज आउट थ्रू बैंक, तो वो हमारे इस क्रेडिट में वो पेमेंट शो की जाती है। तो ये कैश बुक ये कोई भी कस्टमर अपने रिकॉर्ड के लिए बना सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस फर्म या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास इस कैश बुक को मेंटेन रखता है। और दूसरी तरफ से पासबुक जो है ये बैंक प्रिपेयर करता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उनमें उन ट्रांजैक्शंस का इंद्राज होता है, उनका रिकॉर्ड होता है। और usually at the end of the month ये बैंक एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। जब ये कस्टमर के पास ये स्टेटमेंट आता है तो कस्टमर ये देखकर हैरान होता है कि कभी उसकी कैश बुक बैलेंस से ये 60,000 है, लेकिन बैंक यहाँ पर 30,000 बैलेंस उसकी ये शो करता है। तो इस तरह से ये कस्टमर या कोई ऑर्गेनाइजेशन हैरान होती है कि अगर हमारी बैलेंस 60,000 है लेकिन बैंक जो बैलेंस शो करता है वो 30,000 है, तो ये यहाँ पर कैश बुक की बैलेंस और पासबुक की बैलेंस ये मैच नहीं होती है, टैली नहीं होती है। इस बैलेंस के दरमियान एक फर्क है, डिसएग्रीमेंट है। तो इस डिसएग्रीमेंट को
कैसे दूर किया जाए, कैसे ये जानने की कोशिश की जाए कि ये फर्क क्यों है। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जो हमें रीजन और कॉज बताता है कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में फर्क के वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं। नहीं ये बस खाली रीजंस और कॉजेस बताता है, बल्कि इसके लिए एक रिकंसिलिएशन, जो इस बैलेंस की रिकंसिलिएशन के लिए एक तरीकेकार भी दिया जाता है, जिसके जरिए से ये मसला हल किया जाता है। तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉजेज हैं इस डिसएग्रीमेंट ऑफ बैलेंस। ये बैलेंस जो टेली नहीं होती है, इसके क्या वजूहात हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें है कॉजेज ऑफ डिफरेंस, इसमें चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशू हुए हैं लेकिन अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं फॉर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ये एक कस्टमर है, और यहां पर बी ये बैंक है। तो मिस्टर ए इसने किसी नाम के किसी शख्स के नाम एक चेक इशू की, से ये 20,000 रुपए की चेक इसने इशू की, चेक 20,000 रुपए की इशू की। इसकी बैलेंस 1 लाख थी, बैलेंस कैश इस बैंक कॉलम में 1 लाख बैलेंस थी, और इस ये बैलेंस 1 लाख थी, और इसने 20,000 रुपए की एक चेक किसी शख्स के नाम इशू की। तो इसकी बैलेंस जो है वो कम होगी, घट जाएगी, और ये 80,000 है, ये 80,000 रहेगी। तो इसी तरह से अगर हम लेंगे कि ये 31 मार्च के अख्तिताम पर बैंक जो है ये एक स्टेटमेंट बनाएगा, लेकिन जिस शख्स के नाम हमने चेक इशू की थी 20,000 की, वो 31 मार्च तक बैंक पर नहीं गया, और इसने वो चेक वहां से ड्रा नहीं की। इसलिए हमारी बैलेंस जो बैंक में थी वो 1 लाख है, लेकिन ये जिस शख्स के नाम हमने चेक इशू की वो बैंक पर नहीं गया, उसने वो चेक जो है ड्रा नहीं की, तो बैंक जो है वो हमारी बैलेंस 1 लाख दिखाएगा। और यहां से जो कैश बुक बैलेंस है, वो कैश बुक बैलेंस जो है वो 80,000 है। तो इसमें एक फर्क है, ये एक वजह है जिस वजह से कैश बुक बैलेंस और बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट की बैलेंस में फर्क है। तो इसके बाद दूसरा कॉज जो है, सेकंड कॉज, दैट इज चेक्स पेड इनटू द बैंक, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। यही एग्जांपल लीजिए, 31 मार्च एंड है मंथ का, और यहां पर मिस्टर ए एक कस्टमर है, और बी ये बैंक है। तो इस मिस्टर ए के नाम एक चेक जो है वो चेक मिली, और वो उस चेक को डिपॉजिट करता है। जब ये चेक को डिपॉजिट करता है, अगर इसकी पहली बैलेंस इस बैंक कॉलम में, इसके कैश बुक के बैंक कॉलम में अगर इसकी बैलेंस 1 लाख है, तो ये 50,000 की चेक ये भी डिपॉजिट करता है बैंक में, तो इसकी बैलेंस बनेगी 1,50,000। लेकिन से ये चेक इसको 27 मार्च को ये चेक जो है ये डिपॉजिट करता है बैंक में, तो इस तरह से इसकी बैलेंस जो है बढ़ जाती है।
तो लेकिन बैंक में इसकी बैलेंस जो 1 लाख है और इसने जो चेक वहां पर बैंक में डिपॉजिट की, लेकिन बैंक ने 31 मार्च तक इस इस चेक को क्लियर नहीं किया, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो 31 मार्च तक ये चेक जो है ये क्लियर नहीं हुई, इसलिए 31 मार्च को जब बैंक ये बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है तो उसमें इसकी बैलेंस जो है वो 1 लाख है, और जबकि इसका कैश बुक बैलेंस शो करता है 1,50,000। तो यहां पर भी एक वजह है, एक रीजन है कि किस रीजन की बुनियाद पर कैश बुक की बैलेंस और पासबुक बैंक पासबुक की बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रही है। इसमें फर्क है 50,000 रुपए का कैश बुक, एक 50,000 ज्यादा बैलेंस शो करता है और पासबुक 50,000 कम बैलेंस शो करता है। ये इसका एक और कॉज है, द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। Third one is interest and dividend received by the bank. For example, आपका यही एग्जाम्पल फिर मिस्टर ए और ये है बी, ये बैंक है। बैंक जो है आपका पैसा बैंक में है और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आपकी बैलेंस 50,000 है और 1,000 बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपके खाते में ऐड करता है, क्रेडिट करता है, तो आपकी बैलेंस 51,000 बनती है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि बैंक ने आपके खाते में 1,000 क्रेडिट किया है, तो आपकी बैलेंस जो है ये पास इस कैश बुक में बैंक कॉलम में वो 50,000 है। लेकिन यहाँ पर कितना है 51,000 और यहाँ पर 50,000 एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ 1,000 and this balance of cash book and passbook does not tally। ये भी एक कारण है, ये भी एक कॉज है जिस वजह से डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू बैलेंसेस। तो इसी तरह से डिविडेंड आपने कहीं पे शेयर्स, ये आपके कहीं पे शेयर्स हैं और उन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिला है और ये डिविडेंड सीधा ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ये 10,000 रुपए डिविडेंड आपके खाते में डायरेक्टली बैंक में कलेक्ट हुआ है, तो आपकी बैलेंस पासबुक में 60,000 है। लेकिन अभी आपके पास ये जानकारी नहीं है कि मुझे 10,000 रुपया बाय वे ऑफ डिविडेंड मिला है। आपने यहाँ कैश बुक में बैंक कॉलम में ये इनकम शो नहीं की जो 10,000 रुपए की है, जिससे आपकी ये बैलेंस बढ़ जाती। आपने ये इसको शो नहीं किया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पासबुक जो है वो 60,000 रुपए बैलेंस शो करेगा और यहाँ पर जो आपका कैश बुक है उसमें आपकी बैलेंस 50,000 है और यहाँ पर जो फर्क बैलेंस में है वो 10,000 रुपए की है। और इस यहाँ पर भी ये कैश बुक और पासबुक बैलेंस टैली नहीं होती है। ये इसका तीसरा कारण है। इसकी वजह से भी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू बैलेंसेस।